उसमें इधर लोकतंत्र है तो पूंजीवाद भी है। जो भारत का संविधान का मॉडल है वो इन दोनों चीज़ों को कि वो समाजवाद को भी एक्सेप्ट करता है, दूसरी तरफ वो लोकतंत्र को भी स्वीकार करता है। हाँ, तो हम सामाजिक लेकिन लोकतंत्र हमने सर किसको एक्सेप्ट किया है? हमने तो एक तरफ तानाशाही को एक्सेप्ट कर लिया, हमने एक तरफ पूंजीवाद को एक्सेप्ट कर लिया। फिर ये दोनों ही चीज़ें आज के टाइम में हम देख पा रहे हैं। तो नहीं, क्या है तानाशाही तो हमने नहीं एक्सेप्ट की, मैं इसको मानने को तैयार नहीं नहीं हूँ। मतलब सरकारों में जब ज्यादती होगी सर तो वो सरकार क्या माना ये जाएगा? तो अभी ये 7-8 साल की सरकार है जो इस तरह की जाति कर रही है, और इसका समाजवाद में कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, इस लोकतंत्र में तो है। मेरे को नहीं लगता। अच्छा, लोकतंत्र से आए हैं ये, हाँ लोकतंत्र से ये आए हैं, लेकिन लोकतंत्र में इनका विश्वास हो ऐसा नहीं है। मतलब कैसे कोई इनका उदाहरण दें कि हाँ मतलब इस तरह से। इनका पूरा पूरा विश्वास जो है हम्म, हिंदुइज्म और मनुस्मृति में है। अच्छा, अगर मनुस्मृति में आपका विश्वास है तो आप लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकते। तो संविधान में विश्वास नहीं है। संविधान में ही विश्वास नहीं है। अच्छा, हाँ, ये तो कई बार संविधान जला चुके हैं, हम्म, ये कई बार संविधान जला चुके हैं। और इनके जो गॉडफादर थे गोलवलकर, उन्होंने तो खुला विरोध किया था। संविधान की क्या जरूरत है, हमारा तो है मनुस्मृति संविधान। और मोहन भागवत जी तो कहते हैं कि गोलवलकर जी और अंबेडकर जी साथ साथ बैठे हैं, कहीं पर बातचीत हुई? मोहन भागवत जी क्या क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो हर रोज अपना स्टेटमेंट बदलते हैं। और वो किसी भी एक चीज़ पर कल अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि 15 सालों में देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमारा संविधान का क्या होगा? और कौन सा हिंदू नहीं, अखंड भारत बन जाएगा, सॉरी, अखंड भारत उन्होंने कहा अखंड भारत बन जाएगा। अखंड भारत बन जाएगा तो क्या हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और इन सारे देशों को मिला करके एक देश बनाएंगे? तो हिंदू राष्ट्र का क्या होगा? जो ये रोज रोज कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये तो कम से कम भी 60-65% जो है आबादी, मतलब 60-65 क्या, सॉरी, 30-40% आबादी मुसलमानों की हो जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश उनके दिमाग में मतलब सबको होगा मिला ना कि वो लो। शायद युद्ध के जरिए नहीं तो जीते। मैं यही कह रहा हूँ ना, युद्ध के जरिए जीतो, चाहे विलय पत्र के साथ, विलय पत्र के जीतो, युद्ध के साथ जीतो, किसी भी के साथ जीतो, जनसंख्या तो वही रहेगी। जनसंख्या तो वही रहेगी। जनसंख्या तो वहाँ जो मुसलमान है या अल्पसंख्यक लोग हैं हमारे हिसाब से, वो तो वही रहेंगे। तो उन लोगों के साथ भारत के 20 करोड़ अल्पसंख्यक मिल जाएंगे। अब आज 20 करोड़ अल्पसंख्यकों से भी मोहन भागवत को और उनकी आरएसएस को और मोदी को और शाह को और सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो जब ये 45-50 मिल जाएंगे। 50-60 करोड़ 65 करोड़ लोग हो जाएंगे तो कितनी प्रॉब्लम होगी आप सोचो। और कैसे ये हिंदू राष्ट्र मतलब जीवित रहेगा और अखंड भारत मतलब कैसे सहन करेंगे? आपका ये कहना है कि दुविधाएं उस टाइम बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं, ये हो ही नहीं सकता है, अच्छा, इम्पॉसिबल। आज जो राष्ट्र बन गए हैं उनका एकत्रीकरण करना, ठीक है, एकत्रीकरण हो सकता है, लेकिन उनकी विचारधारा को ख़त्म करना या उनके धर्म को या उनके सम्मान को ख़त्म करना संभव नहीं है। चलिए सर, अभी ये बहुत ही लंबा विषय है और इसके ऊपर और बात करेंगे। प्रश्न बदलते हैं थोड़ा सा। मैं सर देख पा रहा हूँ कि देश में जो ये जातीय जो संगठन है, धर्म के अंदर, सभी धर्मों के अंदर कहीं ना कहीं जातीय संगठनों का एक बड़ा वो प्रभाव तो मैं क्या बोलूँ, कुप्रभाव उभर कर सामने आ रहा है। एक तरफ हम संविधान परक देश को देख रहे हैं जिसमें हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, समाजवाद की बात कर रहे हैं और सामूहिकता की बात कर रहे हैं कि सभी वर्ग, सभी जातियां, सभी धर्म आपस में मिलकर एक अच्छे नागरिक बने और वो एक सच्चे भारतीय के रूप में उभर कर सामने आए। पर इसी बीच में एक नया, ये जो मतलब एक नई व्यवस्था जो देखने को मिल रही है, जो जातिगत व्यवस्था जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है, उसका सुदृढ़ीकरण होते हुए मैं देखता हूँ कई तरह के जातीय संगठन, चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सब चीज़ें देखने में आ रही है। ये क्या है? मतलब कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये हमारे लोकतंत्र और संविधान के लिए कहीं खतरा तो नहीं? आप क्या मानते हैं इस पर? इसमें मैं दो जनों का रेफरेंस देना चाहूँगा। हाँ, पहले तो हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि जाति, धर्म, लिंग और धन, इनके
इनके आधार पर, क्षेत्र, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया दोनों ने जाति को पहचाना था। अच्छा। हाँ, और जाति एक मुख्य कारक के रूप में स्वीकार भी किया दोनों ने, लेकिन दोनों ने जाति तोड़ने की बात कही। दोनों ने ये कहा कि जब तक जाति का विनाश नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता, लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता। हमको अगर लोकतांत्रिक आज़ादी चाहिए और आगे बढ़ाना है तो, और सामाजिक सुरक्षा चाहिए, अच्छा, तो जाति तोड़ना जरूरी है। अब दुर्भाग्य ये है कि जो जाति तोड़ने की बात करने वाले लोग थे, 1990 में ये जो मंडल कमीशन लागू हुआ, इसने सारा खेल मटियामेट कर दिया। क्या आप मानते हैं कि मंडल कमीशन के लागू होते ही जाति व्यवस्था वापस मजबूतीकरण की तरफ बढ़ रही है? कैसे? देखिए, उसके अंदर जो जिन जातियों को उन्होंने चिन्हित किया और उनको आरक्षण दिया, वो तक तो ठीक था। अब ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं? हाँ, ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं। ओबीसी को जो आरक्षण दिया वो तो ठीक था, क्योंकि वो तो संविधान सम्मत है। हाँ। और काका कालेलकर ने 1960 में ही 60 के पहले ही अपनी रिपोर्ट दे दी थी उसके ऊपर। नेहरू जी ने उसको लागू नहीं की और फिर इंदिरा गांधी ने भी लागू नहीं की, और वो एक बड़ी त्रासदी बनी। तब फिर जब जनता राज आया, तब जनता राज के अंदर ये बात हुई कि भाई काका कालेलकर की कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। तो तब भी वहाँ जो ब्राह्मणवादी या दक्षिणपंथी लोग थे, उन्होंने उसको टालने के हिसाब से ये कहा कि नहीं, एक नया आयोग बना देते हैं, ये बहुत पुरानी सिफारिशें हैं, तो नई सिफारिश बनाएंगे। तो मंडल आयोग बना। ठीक है, मंडल आयोग की रिपोर्ट आई 1980 में, तब तक सरकार गिर गई। फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने 90 तक लागू नहीं किया उसको, 1989 तक। वीपी सिंह की सरकार आई और उसने भी मजबूरी में, क्या मजबूरी थी उनकी? सरकार बचाना, दबाव था समाजवादियों का बहुत ज़्यादा। सही में देखा जाए तो मंडल आयोग लागू हुआ समाजवादियों की वजह से। अच्छा। हाँ। कोई नाम, मतलब कौन कौन लोग थे जो इसको लागू कराने में एक बड़ा उनकी भूमिका रही है? 4-5 सभी लोग थे। जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, आपके ये शरद यादव, रामविलास पासवान, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सारे लोग थे। मायावती भी थे? मायावती नहीं थी। मायावती का तो उदय ही मेरी समझ में उसके बाद हुआ। अच्छा। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल। तो कांसीराम जी जरूर हो सकते हैं। 85 में उनका हो गया था, मतलब 85 के पहले से ही वो चालू कर रहे थे। लेकिन कांशीराम जी को भी 92 तक राज्यसभा में किसी ने नहीं भेजा, और ये समाजवादी लोग ही थे जिन्होंने कांसीराम जी को राज्यसभा में भेजा। यूपी के से मुलायम सिंह यादव और कांसीराम जी के साथ गठबंधन हुआ और उन्होंने भेजा, उसके पहले किसी ने नहीं भेजा। तो ये एक बहुत विचित्र बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंडल आयोग का बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ, और ख़ास तौर से आरएसएस और भाजपा के कारण। मतलब वो नहीं चाहते थे ओबीसी को आरक्षण वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो किसी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं थे। फिर आप, जब जब तक मंडल आयोग लागू नहीं हुआ तब तक वो SC ST के आरक्षण का विरोध कर रहे थे। जब मंडल आयोग लागू हुआ तो मंडल का विरोध करने लगे। कहा ये तो ठीक है पहले वाला तो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने तो शुरू में कहा कि मंडल कमीशन ने भी एक, मतलब जातीयकरण को बढ़ावा दिया है। या बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तो आप भी आरएसएस की तरह ही? नहीं, क्या आपका इसका दृष्टिकोण क्या है? मेरा दृष्टिकोण दूसरा है। हाँ, मैं वही जानना मैं उस आरक्षण के विरोध में नहीं हूँ। हाँ। लेकिन आरक्षण का जो जाति का जो सवाल है, वो आरक्षण से जुड़ा हुआ, केवल उसी से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। आरक्षण केवल जाति से जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं, आरक्षण तो जाति से जुड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन जाति केवल आरक्षण से जुड़ी हुई नहीं है। हाँ। जाति अलग चीज है। और जाति का मजबूतीकरण आपस में जातियों में बंटवारा कर रहा है। अच्छा। ऊंची जाति अलग हो गई, नीची जाति अलग हो गई, ओबीसी अलग हो गए, है ना।
तो उससे समाज का जो एकीकरण होना चाहिए था, इंटीग्रेशन वो टूट रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मंडल के बाद जो है, और मंडल के बाद ये सब बहुत तेजी से हुआ। तो सर मंडल के आने से पहले भी ये चीजें तो थी, पर इतनी तेजी से नहीं थी। पर जातिवाद तो पहले से चरम पर था। हाँ, लेकिन और ज्यादा था। लेकिन 90 के पहले जाति तोड़ो की बात चल रही थी, हाँ। जाति विनाश की बात चल रही थी, जो अंबेडकर ने भी कहा, लोहिया ने भी कहा। लेकिन मंडल के आने के बाद अपनी अपनी जाति को जोड़ो। और अभी आपने सुना हो, आरक्षण के लिए। हाँ, आरक्षण के लिए। अच्छा। और उसका जैसे जाटों ने अपने आरक्षण की मांग की, मराठों ने अपने आरक्षण की बात की, है ना। तो जाति बेस्ड आरक्षण हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जाति आपस में ही, जैसे जाटों और मराठों में ही झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। राजपूतों में और जाटों में झगड़ा होता ही है, वो तो अपर कास्ट लोअर कास्ट की वजह से है। तो इस तरह से, अच्छा, ब्राह्मणों ने भी आरक्षण की मांग तो की है। नहीं, लेकिन उनका आरक्षण, आंदोलन हुए हैं। आरक्षण अलग तरह का आरक्षण है उनका। वो उनका जो आरक्षण की मांग है वो संविधान सम्मत नहीं है। नहीं, वो आर्थिक आधार पे मांग रहे हैं, या वो उनकी नहीं, जाति के सर्वोच्चता के आधार पे नहीं मांग रहे हैं, या फिर वो आर्थिक आधार पे मांग रहे हैं। और जो 10% सरकार ने दिया है, सरकार ने 10% दिया है, लागू भी हो गया है, लेकिन वो संविधान सम्मत नहीं है। संविधान सम्मत और वो अभी तक भी उस पर कोर्ट फैसला नहीं कर रही है। मैं एक बात, कोर्ट में उसको लंबित कर रखा है। कोर्ट क्यों नहीं फैसला करती? मैं यही, अभी आप जैसे ये मैंने भी छापा है इसमें, रमन्ना की बात जो है ना, इसमें तो नहीं है रमन्ना, इसमें तो चंद्रचूड़ की बात है, लेकिन रमन्ना की जो बात है वो सब जन कहते हैं बहुत अच्छा है, ये इसने थोड़ा सा वो चेंज किया है, इसने जुडिशरी को बचाया। लेकिन मैं कहता हूँ जो संवैधानिक पक्ष है उनको क्यों नहीं सुन रहा है? 1 साल ऊपर हो गया उसको भी आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे तो चर्चा में पहले जैसे ये जनरल 10% जो आरक्षण है उसकी बात क्यों नहीं सुनता है? जनरल 10% आरक्षण उसके ऊपर फैसला क्यों नहीं करता? संवैधानिक है कि नहीं है? नहीं है ना। तो ये तो लागू कर दिया सरकार ने, लागू कर हाँ, तो लागू कर दिया, लेकिन आर्थिक आधार पे आरक्षण हमारा संविधान कहता ही नहीं है। सर मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, हमारा संविधान मतलब ये कहता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, नहीं होना चाहिए, उचित नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन जैसे जनता में एक आम राय, मतलब मैं सभी का नहीं कह रहा हूँ, जैसे जनरल वर्ग है तो अधिकतर वो अपनी बात चर्चाओं में ये बात कहते हैं कि भाई देखिए इसका कारण क्या है। बहुत सारे लोग मेरे दोस्त भी हैं जो आरक्षण को जायज नहीं मानते हैं, सभी आरक्षण को नहीं मानते हैं और आर्थिक आधार पे मानते हैं कि गरीबी से। हाँ, लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि आरक्षण एक विशेष अवसर है लोगों के लिए, ये कोई लोगों के लिए, हाँ, इन पिछड़े लोगों के लिए, जो भी पिछड़े, मतलब पिछड़ा वर्ग पूरा, मतलब केवल ये ओबीसी नहीं, वर्ग में क्या सर, ओबीसी नहीं, एसटी एससी ओबीसी जो भी हैं, जिनकी सामाजिक सुरक्षा नहीं है, जिनका सामाजिक सम्मान नहीं है, जिनको कैटेगरिकली मतलब जाति के आधार पर प्रताड़ित किया गया है, उन सब लोगों को एक सामाजिक सुरक्षा मिले। और चूँकि सरकारी नौकरियां जो है सम्मान सूचक होती है, इसलिए इनको सरकारी नौकरियों में भागीदारी मिले, बिल्कुल ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये गरीबी हटाओ आंदोलन है। आरक्षण गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं है, ये बिल्कुल सबको स्वीकार करना चाहिए। जनरल का परसेप्शन तो सर ये है अधिकतर, जनरल का परसेप्शन इसलिए है कि संविधान नहीं पढ़ा है। अच्छा। संविधान को मानते नहीं। तो क्या पढ़ा है? मानते क्या है? संविधान बस वो तो ये देखते हैं कि एक नहीं, उनका जो सोच है ना वो बहुत नैरो है। उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि एक हरिजन का बेटा या एक दलित का बेटा या एक आदिवासी का बेटा जो है कलेक्टर बन के आ जाए और हमारे पे राज करे, क्योंकि हम तो राजा हैं, हमने राज किया है, हमने दबा के रखा है इनको, ये हमारे पे कैसे आ जाए। तो ये जो भावना है ना, ये उनको संकुचित करती, और इसलिए वो ये कहते हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए, है ना। लेकिन आर्थिक आधार पे जिस रोज ये मिल होना शुरू हो गया, उस रोज इन गरीब जो वंचित लोग जो हैं जितने भी, चाहे गरीबी से हों, एक तो ये है कि गरीबी से वंचित होने का एक अकर्मण्य आदमी हो तो वो तो गरीब ही रहेगा, चाहे उसको कुछ भी कर दो, है ना।
इन लोगों के साथ ऐसा नहीं है, ये मेहनत तो करने वाले लोग हैं, लेकिन जाति की वजह से इनको ये वंचित रहे हैं, है ना। अच्छा, जो जाति का एक प्रभाव रहा है, हाँ, उस वजह से, हाँ, जो सदियों से जो जाति व्यवस्था चल रही है, और शूद्र तो भाई काम करने के लिए ही है ना। तो वो जो लोग प्रताड़ित रहे हैं उससे, और अपनी मेधा से या अपने काम से या वर्चस्व से अपने उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सके जाति की वजह से, उनको ये लाभ देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। इसलिए नहीं की थी कि किसी की गरीबी ख़त्म कर दें, या अच्छा गरीबी में मतलब आप नकली सर्टिफिकेट तो ला सकते हो। हजारों लोग जो है ये गरीबी रेखा के नीचे के सर्टिफिकेट लेकर के कारों में घूम रहे हैं। लोगों के सर आरोप उसका क्या आपके पास सॉल्यूशन है? लोगों के आरोप ऐसे आ रहे हैं कि जैसे ओबीसी है तो 8 लाख से ऊपर इनकम वाला है, तो फिर उसको उसका फायदा, मतलब ये जो क्या है, मतलब मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। जैसे ये इसमें एक ओबीसी के इस पूरे आरक्षण में, हाँ, मंडल आयोग वाले में एक जो मनी का क्राइटेरिया जो सेट किया, हाँ, वो एक क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट जोड़ा है। हाँ। कि जो लोग क्रीमी लेयर में हैं, जिनका की आय 8 लाख से ऊपर है, उन लोगों को ये आरक्षण का लाभ नहीं मिले। हाँ। ये वही जनरल को जो अभी आरक्षण मिला है, हाँ, वो कितने आधार पर रखा गया है? वो भी शायद 8 लाख पे ही है। लेकिन सवाल ये है कि क्रीमी लेयर का तो इसलिए जोड़ा गया कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को ये लाभ मिले। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। 8 लाख से ज़्यादा अगर कोई है तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है और अच्छी व्यवस्था, मतलब अच्छा जीवन दे सकता है। इसलिए उसको ना दें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो आदमी रोज रोटी कमा करके खाता है उसके बच्चे को अगर ये मिले तो ज़्यादा बेटर है, ये सोच करके दिया। आरक्षण का ये अंतिम को प्रश्न है मेरा इसमें कि जैसे अब ये हो गया है कि मतलब कई विश्वविद्यालयों में, जैसे ये महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय में ऐसा हो रहा है, और वो ये है कि जैसे जनरल का मतलब जो कैंडिडेट है वो जनरल में जाएगा, एससी या एसटी या ओबीसी को जितना परसेंटेज है वो कैंडिडेट केवल रिजर्व कोटे में ही जाएंगे, उनको अब जनरल से फाइट नहीं कर सकते वो। हाँ, ये अभी संवैधानिक तो नहीं है, लेकिन कोर्ट ने शायद ऐसा कुछ आदेश दिया है मेरे तो को, किस आधार पर दिया? इसका मेरे को आइडिया नहीं है कुछ। हाँ। लेकिन ये गलत है मेरे हिसाब से, बिल्कुल गलत है। ये होना ये चाहिए कि जिसमें मेधा है वो जनरल में आए, क्यों नहीं आए जनरल से लड़े और जीत के आए, उसमें क्या बात है। अब सर बात करते हैं एक आरक्षण पे एक बात और करने की ज़रूरत है। हाँ। कि इसमें एक बहुत बड़ा भ्रम लोग के है, सब लोग ये कहते हैं अरे ये तो 10 साल के लिए ही लागू किया 10 साल था। का ये क्या है? हाँ, कौन सा आरक्षण था जो 10 साल के लिए था? हाँ, वही मैं बात करना चाहता था। हाँ। कि 2 तरह के आरक्षण हैं। हाँ। एक तो विधायिक कामों के लिए आरक्षण है, एक नौकरी और शिक्षा और इसके लिए आरक्षण है। विधायक मतलब सर आप सिंपल शब्दों में विधायक का मतलब चुनाव के लिए। हाँ, मतलब जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहते हैं आप? पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो ST SC के लिए है, ओबीसी के लिए तो है नहीं शायद वो अभी तक। हाँ। पंचायतों में और इसमें है, नगर पालिकाओं में। हाँ। लेकिन इसमें नहीं है। हाँ। विधायक का में और सांसद में। तो इनका जो आरक्षण है वो 10 साल के लिए किया था। अच्छा, कि 10 साल, हाँ, मतलब पॉलिटिकल आरक्षण जो सांसद और विधायक चुनने के लिए जो आरक्षित सीटें थी वो 10 साल के लिए की। सर एक प्रश्न है, तो ये खत्म क्यों नहीं कर देते? मुझे तो नहीं लगता कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। अब वो इसलिए नहीं करते, मतलब बता रहा हूँ कि जब अब आप अपने समुदाय की अगर मांग नहीं रख सकते हो, आप अपने समुदाय के अधिकारों की बात अगर नहीं करोगे और आप केवल उन नेताओं के पीछे पीछे घूमते रहोगे, अपनी सीट बचा के रखोगे, तो फिर इसकी आवश्यकता अब कहाँ रही है? नहीं, ये एक बहुत विचारणीय विषय है। हाँ। लेकिन आरक्षण तो इसलिए दिया गया था कि ये अभी तक मतलब सामान्य स्थिति से बहुत नीचे हैं,
इसलिए इनको, और आज भी वही स्थिति है। आज भी वो जो वर्ग है ST SC OBC सामान्य वर्ग से तो कहीं कम्पीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो आरक्षण हर 10 साल में बढ़ाया जाता है। अब सवाल दूसरा है